आप सभी को न्यूज गैंगस्टर का सादर प्रणाम। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी को यह कहना ही पड़ा कि पेपर लीक की समस्या को रोकना, उसका सामना करना एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे आना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा। बिना उनके सहयोग के पेपर लीक की समस्या को रोकना या उसका सामना करना संभव नहीं होगा। तो ये इस मामले का लेटेस्ट अपडेट है। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र मौजूद हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी का मंच भी जंतर मंतर पर लगा हुआ है, उनकी तरफ से भी विरोध प्रदर्शन जारी है। और इस बीच दिल्ली पुलिस के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के टकराव के तमाम वीडियोस भी सुबह से लेकर अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन प्रदर्शन जारी है, हजारों की संख्या में छात्र जंतर मंतर पर मौजूद हैं। लेकिन एक जनरल ओपिनियन कि जिस तरह दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिस तरह के फुटेजेस आए, जिस तरह की तस्वीरें आई जिसमें छात्रों के शरीर पर लाठियों के निशान हैं, तमाम ऐसे लोग भी थे जिनके सर फट गए, जिनके शरीर के अलग अलग हिस्सों से खून निकल रहा था। जिस तरह दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर मेहनत करने वाले, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले और एक सपना पालने वाले, जीवन में सफल होने का सपना पालने वाले बच्चों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, पत्थर चलाए, उसे किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में अराजकता हुई। जंतर मंतर पर प्रदर्शन एक पड़ाव तक शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके बाद अराजकता हुई, हिंसा हुई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। और बड़ी एक पुरानी कहावत है कि क्रांति और आंदोलनों का एक नियम होता है कि कॉल देने वाले लीड करें, यानी जो लोग आंदोलन की शुरुआत करें उन्हें सबसे आगे रहना चाहिए और वही अगुआ बनकर पूरे आंदोलन की रूपरेखा तय करें। लेकिन अफसोस कि जिस दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, जंतर मंतर और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, कनॉट प्लेस हो, राजीव चौक हो, इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के जो 3 मुखिया हैं, चाहे वो अभिजीत दीपके हों, सौरव दास हों या विजेता दहिया हों, ये तीनों कहाँ थे? और ये सवाल पूरी मीडिया का है, ये सवाल हर नागरिक का है, या जो भी जंतर मंतर की पेपर लीक प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहा है उसके मन में ये सवाल ज़रूर है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के 3 लोग उस समय कहाँ थे जब छात्रों पर दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। विजेता दहिया का एक वीडियो आता है मेट्रो स्टेशन पर, उनसे एक लड़का सवाल करता है कि भाई मौके पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई कर रही है, कठोर कार्रवाई कर रही है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और पता चला कि विजेता दहिया बर्गर खा रहे हैं। और इसके बाद विजेता दहिया ने एक जवाबी वीडियो जारी किया। एक गाड़ी में बैठकर वो बर्गर खाते हुए कहते हैं कि तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या प्रोटेस्ट करना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है क्या इस पोजीशन के लिए? तो कुछ इस प्रकार की बात विजेता दहिया ने कही। वही विजेता दहिया जो प्रेमानंद को लेकर कहते हैं कि मैं उन्हें महाराज नहीं कहता हूं, ना मान सकता हूं। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके, जिन्हें संभवतः इस पूरे संसद की तरफ होने वाली पैदल मार्च को लीड करना चाहिए था, छात्रों के जनसमूह को, छात्रों के समूह की अगुवाई करनी चाहिए थी और इस आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील करनी चाहिए थी। अगर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अभिजीत दीपके अगर चाहते, प्रयास करते तो यह आंदोलन अंत तक शांतिपूर्ण बना रहता। लेकिन जिस दौरान दिल्ली पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, दिल्ली पुलिस की तरफ से हिंसा हुई, उस दौरान अभिजीत दीपके भी पूरे सिनेरियो में कहीं नजर नहीं आए। फिर आते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के तीसरे सबसे अहम चेहरे, पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास, जिन पर भी सवाल उठा कि ये कहाँ थे, तो पता लगा कि आशुतोष रंका और सौरव दास दिन के 11 बजे जब दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया, तब वो जेपी नड्डा के सामने बैठकर ज्ञापन दे रहे थे। ज्ञापन देने का अर्थ क्या होता है कि अगर ज्ञापन आपको देना ही था तो इतना आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत क्या थी? फिर आप शुरू में ही ज्ञापन दे सकते थे। डायलॉग तो भले सरकार ने हमेशा से ब्लैकआउट कर दिया था, लेकिन अगर यही करना था तो उसके लिए फिर इतना बड़ा मायाजाल बुनने का क्या अर्थ था? तो इसमें सवाल एक ही बचता है कि इस पूरे घटनाक्रम में, पूरे आंदोलन के दौरान, पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान मार किसने खाई? बच्चों ने। और फिर यहाँ ये भी बात आती है कि जो बच्चे बेचारे पढ़ते हैं, लिखते हैं और दिल्ली में छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, उनको मैनिपुलेट करना कितना आसान है।
उनकी भीड़ को मोबिलाइज करना कितना आसान है, जिन्होंने इस पूरे मामले पर शायद ठीक से रिसर्च नहीं की, इस पूरे मामले को ठीक से पढ़ा नहीं, और जब मीडिया वाले उनसे सवाल करते हैं तो वो अपने आप में ट्रोल होने जैसा महसूस करते हैं। तो 20 जुलाई को जब हजारों लाखों की संख्या में छात्र मार खा रहे थे, और शायद यही सब शब्द उसके लिए ठीक होगा कि दिल्ली, उन बच्चों के साथ दिल्ली पुलिस हिंसा कर रही थी, उन्हें लगातार पीट रही थी, तब ये 3 नेता कहाँ थे? ये सवाल मुझे लगता है कि मीडिया के अलावा हर उस इंसान का है जो पहले दिन से इस पूरे 20 दिनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर मौजूद था। और बड़ा संयोग था कि जैसे ही लगभग भोर 21 तारीख की सुबह 3 या 4 बजे के आसपास जब स्थिति सामान्य हुई, दिल्ली पुलिस ने भीड़ तितर बितर कर दी। उसके बाद 21 जुलाई की लगभग सुबह 5-6 बजे के आसपास एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी का तंबू वापस जंतर मंतर पर लग जाता है और वापस से उनका प्रदर्शन शुरू हो जाता है। सुबह 7-8 बजे खबर आती है कि अभिजीत दीपके का प्रदर्शन जारी रहेगा, कॉकरोच जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। लेकिन इसके पहले जब दिल्ली पुलिस का लाठीचार्ज हो रहा था, जब छात्र लाठियां खा रहे थे, उनके साथ हिंसा हो रही थी, उस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के लोग कहीं नजर नहीं आए। और मेरी शायद इसे अपील ही कहना ठीक होगा कि बच्चों, आप ये बात मानोगे नहीं, पर इस पूरे आंदोलन के दौरान अगर किसी के साथ धोखा हुआ है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से हो, अभिजीत दीपके की तरफ से हो या उनसे जुड़े किसी भी इंसान की तरफ से हो, तो उसमें नुकसान सिर्फ आपका हुआ है। आपके साथ मारपीट हुई, आपके साथ हिंसा हुई, आप ही को टेररिस्ट कहा जाएगा, आप ही को अराजक तत्व कहा जाएगा, और जिस 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 व्यक्ति की इस आंदोलन से भावनाएं जुड़ी हैं उसे ही अराजकता का सूत्रधार कह दिया जाएगा। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप समय रहते घर जाइए, मेहनत करिए और इस तरह बार बार लाठी खाने के लिए आगे मत आइए, क्योंकि लोग बुनियादी सवाल नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोग, एक शख्स जो अमेरिका से आता है, उसका एजेंडा क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, और उसके पास लीडरशिप या गवर्नेंस का कोई अनुभव है, या अगर धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा देंगे तो इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का रोड मैप क्या होगा, वो किस तरह आगे बढ़ेंगे, क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या इनका ओवरऑल विजन क्या है, इनकी दूरदृष्टि क्या है। और फिर इस तरह की बातें आंदोलन में कि प्रदर्शन में कि नेपाल बनेगा या बांग्लादेश बनेगा। और मुझे लगता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जेनजी को, किसी भी युवा को समस्या है, तो मुझे लगता है कि, और इस तरह के वीडियोस भी आए जिसमें एक बच्ची कहती है कि अभी मैं 17 साल की हूँ लेकिन मैं 18 साल की भी होंगी, तो मुझे लगता है कि अगर वो बच्ची जब भी 18 साल की हो और जिस जिस बच्चे का माइंडसेट वैसा है या पेपर लीक की वजह से उसने समस्याओं का सामना किया है, तो उसे इस सरकार को वोट देकर इस देश से पूरी तरह भगा देना चाहिए। इस तरह तोड़ फोड़ करना, संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को आग लगा देना, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दायरे में नहीं आता है, न लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में आता है। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अराजकता तो हुई है, पूरी दिल्ली में हुई है, जंतर मंतर पर हुई है, कनॉट प्लेस पर हुई है, गाड़ियां तोड़ी गई हैं, आग लगाने का प्रयास किया गया है। ये उपद्रवी भले 10,000 में 5 ही हूँ, 10,000 में 10 ही हूँ, पर उपद्रवी तो थे। ये बात बिल्कुल मानी जा सकती है कि उसमें शायद 90% छात्र ही थे, वही छात्र थे जिन्होंने पेपर लीक की वजह से अपना कुछ न कुछ गंवाया है, अपना कुछ न कुछ खोया है। लेकिन ये भी बात सही है कि सरकार हिल तो गई है। किसी पत्रकार ने कहा कि लोगों का गुस्सा और जनता सत्ता के ठीक यहाँ तक पहुँच गई थी। और हालांकि कोई भी सरकार दुनिया की इतने बवाल को, इतने उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी सरकार का तरीका यही होगा विरोध प्रदर्शन को रोकने का, कि अगर संसद के इतने नज़दीक तक भीड़ आ जाती है तो कोई विकल्प नहीं बचता है किस दुनिया की किसी भी सरकार के पास। तो जनता ने कहीं ना कहीं सरकार का जो एक कंसर्न मीटर था उसे बढ़ाया, और जो गुस्सा देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए था, अब वो गुस्सा देश की पूरी सरकार के लिए है, नरेंद्र मोदी के लिए है, अमित शाह के लिए है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देश की सरकार इस आंदोलन को भांप नहीं पाई। यह आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है वो समझ नहीं पाई। यह छात्रों का गुस्सा, छात्रों की नाराजगी किस स्तर पर पहुंच चुकी है, ये सरकार को समझ नहीं आया। और नहीं आया शायद इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की संसद से
सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। तो सरकार को अंदाज़ा नहीं था कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। और बेशक अगर पिछले कुछ सालों का इतिहास निकाला जाएगा, 10, 20, 30, 40 साल का इतिहास, तो ये देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में एक है। और सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं, विरोध प्रदर्शन दिल्ली के कई हिस्सों में हुआ। भीड़ लगातार इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रही थी और पुलिस इस विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही। और ये केंद्र की मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा डेंट है। अगर इस सरकार की कोई सबसे बड़ी नाकामी रही है तो वो पेपर लीक की समस्या रही है। और पहली बार शिक्षा के मुद्दे पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में कोई नेता नहीं है, कोई पुख्ता या मजबूत नेता नहीं है, सिर्फ छात्र हैं और वो अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और शायद ये उनका बुनियादी अधिकार है जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। सरकार को जिस मुद्दे पर बहुत पहले सक्रिय हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं हुई और शायद इसी वजह से छात्रों का गुस्सा इस कदर बढ़ा और इस तरह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक अराजक आंदोलन में तब्दील हो गया। और मैं इसमें सरकार को भी पूरी तरह गलत मानता हूँ। सरकार की तरफ से पूरे संवाद का बंद हो जाना, सरकार के किसी भी प्रवक्ता का टीवी पर ना जाना और इन मुद्दों को एड्रेस ही ना करना, इन मुद्दों पर बात ही ना करना, तो कहीं ना कहीं ये सरकार सुई जैसे मुद्दों को तलवार जैसा मुद्दा बनाने में माहिर है। और ये सरकार तैयार तभी होती है जब मामला हाथ से निकल जाता है। जब ये छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया, छात्र रोने लगे, छात्र परेशान नजर आने लगे, उनके शरीर पर बने घावों की तस्वीर वीडियो आने लगी, तब इस सरकार ने बात का रास्ता अख्तियार किया। उसके पहले तक सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी कि इस मुद्दे पर डायलॉग भी किया जा सकता है जिससे शायद समय रहते कोई हल निकल आता। इस पूरे प्रदर्शन में, पेपर लीक प्रोटेस्ट में सरकार से बड़ा दोषी कोई नहीं है। इस पूरे प्रकरण में एक नाम जो बार बार आया और जिस नाम पर अगर शायद कार्रवाई हो जाती, जिस नाम के साथ अगर कोई सख्ती दिखाई जाती तो प्रदर्शन इतना बड़ा ना होता, धर्मेंद्र प्रधान। सरकार के लिए मुझे लगता है कि इस समय कोई सबसे बड़ा सिरदर्द है तो धर्मेंद्र प्रधान है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार इस सरकार का ईगो इतना बड़ा क्यों है। मतलब कहावत है कि घमंड तो रावण का भी टूटा था, तो ये सरकार क्या है। अगर आपको झोला उठाकर जाना ही है तो शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान से क्यों नहीं होती। और जिस तरह उन्होंने बार बार मैंने देखा कि बड़ी मजबूती से, अभी भी उनके पास कहने के लिए बातें हैं, बचाव के लिए तर्क हैं कि अपनी बात रखने का लोकतंत्र में तरीका होता है। तो लोकतंत्र में छात्रों के भविष्य की भी तो चिंता की जाती है कि सिर्फ बात करने का तरीका होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब मतलब इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए। उससे कम छात्रों को किसी भी बात पर सहमत नहीं होना चाहिए। फिलहाल मोदी सरकार भी उसी स्थिति में है। युवा नाराज हैं और उनके मन में जितनी ज़्यादा नफरत है सरकार के लिए, मुझे लगता है कि उतनी शायद ही किसी सरकार के लिए हुई हो। और कहीं ना कहीं अगर आप समय में थोड़ा सा पीछे चले जाइए तो ममता बनर्जी भी ये समझ नहीं पाई कि जनता उनसे कितनी त्रस्त आ चुकी है या उनसे कितनी नाराज़ है। वैसे शायद भाजपा भी समझ नहीं पा रही है कि जनता की नाराज़गी किस कदर बढ़ चुकी है उनसे। क्योंकि एक आंदोलन जो शुरू हुआ उसे किसने शुरू किया ये प्रश्न नहीं है, उस आंदोलन के अगुवा कौन है ये भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि पहली बार शिक्षा के मुद्दे पर इतने बड़े पैमाने पर छात्रों ने आंदोलन शुरू किया और छात्र ही उसको लीड कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि उनकी जो पढ़ाई का स्तर है, जो पेपर लीक की समस्या है, इस तरह की समस्याओं का स्थायी हल निकले। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए चिंता का विषय है और काफ़ी हद तक शर्म का भी विषय है। अगर सरकार इस मुद्दे पर कोई स्थायी हल नहीं निकाल पाती तो इस सरकार को आज नहीं कल सत्ता से बाहर जाना ही होगा। और ये बात सरकार को नोट कर लेनी चाहिए कि छात्रों का गुस्सा उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिस तरह वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, ये वो डिज़र्व नहीं करते। वो अच्छा भविष्य डिज़र्व करते हैं, एक अच्छी सरकार डिज़र्व करते हैं जो कम से कम उनकी बात सुने, न कि उन पर लाठी चलाए। तो इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।